तारीख थी जून 28, 1919। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया ने सोचा अब शायद ऐसी जंग फिर कभी नहीं होगी, लेकिन सच ये था कि उस जंग के खत्म होने के बाद एक ऐसी गलती हुई जिसने इस दुनिया को पहले से भी ज्यादा खतरनाक जंग की तरफ ढकेल दिया। एक ऐसी गलती जिससे एक पूरा देश टूट चुका था, और इसी टूटे हुए देश से एक ऐसा इंसान उठा जो आगे चलकर दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे पहले विश्व युद्ध का अंत ही दूसरे विश्व युद्ध का जन्म था, और कैसे पहले विश्व युद्ध का एक मामूली सा सैनिक इतिहास का सबसे खतरनाक लीडर बन गया। वर्ल्ड वार 1 जर्मनी हार चुका था, और जीतने वाले देशों ने ये डिसाइड किया कि जर्मनी को एक ऐसी सजा दी जाएगी जो वो कभी न भूल पाए। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई, और इस ट्रीटी की पहली कंडीशन थी कि जर्मनी को अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ेगी। सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स रख सकते हैं, और कोई टैंक नहीं, कोई सबमरीन नहीं, और कोई एयरफोर्स नहीं। और दूसरी कंडीशन थी कि जर्मनी से उसकी 13% जमीन छीन ली गई। और तीसरी और सबसे भारी सजा ये थी कि जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क का कंपनसेशन देना होगा, जो कि आज के टाइम में $442 बिलियन होता है। एक ऐसा देश जो पहले से ही जंग में टूट चुका था, और फिर उस पर इतना भारी बोझ दे दिया गया कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स ने उस वक्त वार्निंग दी थी कि ये ट्रीटी एक नई जंग की नींव रख रही है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उस समय की जर्मनी की हालत को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1923 में जर्मनी में एक ब्रेड की कीमत थी 200 बिलियन मार्क। लोग अपने पैसे बोरे में ले जाते थे खरीदारी करने के लिए, और ये था हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। और इस हालत में लोग एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहे थे जो उन्हें फिर से स्ट्रांग बना सके, और इसी का फायदा उठाया पहले विश्व युद्ध के एक सैनिक ने। और ये सैनिक और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। 1919 में हिटलर एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। ये पार्टी इतनी छोटी थी कि इसकी मीटिंग्स में सिर्फ 20 से 30 लोग ही आते थे। 1920 में हिटलर ने अपनी पार्टी का नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया, या फिर शॉर्ट में नाजी पार्टी। इस पार्टी का एक स्वस्तिक के जैसा सिंबल भी था, लेकिन वो स्वस्तिक नहीं था। और हिटलर ने एक नारा दिया, हेल हिटलर, जिसका मतलब होता था हिटलर की जय हो। 1929 में दुनिया में एक और डिजास्टर आया, द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जर्मनी जो पहले से ही कमजोर था, अब वो कम्प्लीटली टूट गया। अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन तक पहुंच गई, और हिटलर ने इस हालत का पूरा फायदा उठाया। नाजी पार्टी ने हर जगह प्रोपेगेंडा फैलाया, रैलीज ऑर्गेनाइज की, पोस्टर्स लगाए गए जिसमें हिटलर को जर्मनी का सेवियर दिखाया गया। रेडियो स्पीच, न्यूज़पेपर, सब जगह नाजी आइडियोलॉजी फैलाई गई, और इसी की वजह से 1932 के इलेक्शन में नाजी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई। और 1933 में जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल हॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। और फिर 23 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, जिसका मतलब था हिटलर अब बिना पार्लियामेंट के परमिशन के कोई भी लॉ बना सकता था। यानी कि अब जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म और तानाशाही शुरू। इसके बाद 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हो गई, जिससे हिटलर ने प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों पोस्ट को मर्ज कर दिया, और अब वो बन गया फ्यूरियर, यानी कि सुप्रीम लीडर ऑफ जर्मनी। पावर में आने के बाद हिटलर ने जर्मनी का डेवलपमेंट शुरू किया, लेकिन उसका असली प्लान तो कुछ और था। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए हिटलर ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। ऑटोबन हाईवेज बनाए गए, फैक्ट्रीज खोली गई, हथियारों का प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन ये सब एक बड़ी जंग की तैयारी थी। 1935 में हिटलर ने ओपनली डिक्लेयर किया कि अब वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को फॉलो नहीं करेंगे। उसने मिलिट्री को फिर से बिल्ड करना शुरू किया, एयरफोर्स बनाई, टैंक्स बनाए, आर्मी बढ़ाने लगा। इसके बाद 1936 में हिटलर ने अपना पहला बड़ा रिस्क लिया। उसने अपनी आर्मी को राइनलैंड में भेज दिया। ये वो इलाका था जहाँ ट्रीटी के मुताबिक जर्मन आर्मी का जाना मना था। हिटलर को डर था कि शायद फ्रांस हमला कर देगा, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया। उनको लगा कि शायद थोड़ा सा इलाका लेकर हिटलर शांत हो जाएगा, और इस पॉलिसी को कहा गया पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर ने देख लिया था कि दुनिया डरी हुई है। और फिर 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और उसे जर्मनी का हिस्सा बना दिया। इसे एंसलूस कहा गया। इसके बाद उसकी नजर थी चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर, जिसका नाम था सुडेटनलैंड। लेकिन मार्च 1939 में हिटलर ने पूरी चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी का अगला टारगेट था पोलैंड। लेकिन पोलैंड पर हमला करने से पहले हिटलर को डर था सोवियत यूनियन का। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी दो तरफ से जंग में लड़े। इसीलिए हिटलर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन जोसेफ स्टालिन के साथ एक सीक्रेट
पैक्ट नाजी सोवियत पैक्ट साइन कर ली, जिससे दो बड़े दुश्मन एक साथ आ गए ताकि वो मिलकर पोलैंड को आपस में बांट सके। अब आती है तारीख 1 सितंबर 1939। समय था सुबह के 4:45। जर्मन टैंक्स और सैनिक पोलैंड पर हमला शुरू करते हैं और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये था ब्लिट्जक्रीग यानी कि लाइटिंग वार। ये इतनी तेजी और ताकत के साथ हमला था कि पोलैंड की पुरानी आर्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिससे पोलैंड ने सरेंडर कर दिया और अब ब्रिटेन और फ्रांस के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जिस वजह से 3 सितंबर 1939 को उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली शुरू हो गया। I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. दुनिया ने सोचा कि अब शायद हिटलर रुक जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हिटलर की स्ट्रेटेजी थी ब्लिट्जक्रीग, यानी इतनी तेजी से हमला करो कि दुश्मन को सोचने का वक्त ही न मिले, और इसी वजह से पोलैंड सिर्फ 4 हफ्तों में हार गया। पोलैंड के बाद हिटलर ने तो रुकने का नाम नहीं लिया। का अगला टारगेट था फ्रांस, लेकिन सबको लगा था कि फ्रांस को हराना नामुमकिन है, क्योंकि फ्रांस के पास उस वक्त की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन थी, मैग्नेट लाइन। लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों में वही फ्रांस जो पहला विश्व युद्ध 4 साल तक लड़ा था, उसने सरेंडर कर दिया। हिटलर ने पेरिस में विक्ट्री मार्च निकाला और अब यूरोप में हिटलर को रोकने वाला सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन बचा था। हिटलर ने ब्रिटेन के ऊपर हजारों बॉम्ब गिराए, जिसे द ब्लिट्ज कहा गया, लेकिन ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। और अब हिटलर ने यहाँ अपनी सबसे बड़ी गलती की, वो था ऑपरेशन बारबरोसा। उसने अपने ही दोस्त सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। हिटलर को लगा था कि वो सोवियत यूनियन को कुछ ही हफ्तों में हरा देंगे, लेकिन वो सोवियत यूनियन की खौफनाक ठंड और स्टालिन की हिम्मत को भूल गया था। और अब ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश, और इन्हें एक्सिस पावर कहा गया, और दूसरी तरफ थी एलाइज पावर, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जैसे देश थे। और इसको बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पियर हार्बर नेवल बेस पर हमला कर दिया, जिससे पियर हार्बर पूरी तरह से तबाह हो गया। और इस एक गलती ने अमेरिका को जंग में खींच लिया, और अब हिटलर और जापान के सामने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें खड़ी थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। 1944 तक आते आते बाजी पलट चुकी थी। रसिया ने जर्मन आर्मी को पीछे ढकेलना शुरू किया, और वेस्ट से अमेरिका और ब्रिटेन ने डी-डे नॉर्मैंडी इन्वेजन के जरिए फ्रांस को आजाद कराया। जर्मनी अब 2 तरफ से घिर चुका था, बर्लिन पर हर तरफ से बॉम्ब गिर रहे थे। और अब आती है तारीख 30 अप्रैल 1945। रशियन आर्मी बर्लिन के अंदर दाखिल होकर हिटलर के बंकर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जिस वजह से हिटलर ने खुद को गोली मार ली, और इसी के साथ जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अब यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था, और इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब गिराए गए, जिससे पूरा शहर राख बन गया। और इस तबाही को देखकर जापान ने भी सरेंडर कर दिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। ये जंग 6 साल तक चली, जिसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। इस जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, जिसके बाद यूएन का जन्म हुआ, ताकि ऐसी जंग फिर कभी न हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।